नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पीआर गवई पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश का जो अपमान किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसी विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के पास होती है तो वो संविधान का अपमान है। जो विचारधारा इंसान को इंसान ना माने, वो मानसिकता संविधान के अनुसार नहीं है। मनुस्मृति के नाम पर जो लोगों के बुनियादी अधिकारों को छीनने की बात करे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो लोग समाज में अनावश्यक तनाव फैलाने और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस देश के जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो लोग लोकतंत्र की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनका मैं आभारी हूँ। मिशन अम्बेडकर के संस्थापक ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पीआर गवई पर हमले की कोशिश को भड़काने में शामिल 2 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया कि 21 सितंबर को धार्मिक प्रचारक अनिरुद्ध आचार्य ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने सीजेआई को धमकाया। वीडियो में वो कहते सुनाई देते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो मुझे बता दो। इसके अलावा यूट्यूबर अजीत भारती ने भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिए। मिशन अम्बेडकर ने लिखा कि ये सभी बातें और कार्य न्यायपालिका के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए हैं। इस तरह के सार्वजनिक प्रलोभन ने माहौल गर्म कर दिया है और देश में तनाव बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई पीआर गवई पर हुए जूता फेंकने की कोशिश की देश भर में आलोचना हो रही है, लेकिन इस बीच कर्नाटक बीजेपी नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव का बयान विवादों में आ गया है। भास्कर राव ने उस वकील की हिम्मत की तारीफ कर दी जिसने सीजेआई गवई पर जूता फेंका था। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन मैं उसकी हिम्मत की सराहना करता हूं कि वो अपनी बात पर डटा रहा। हालांकि बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता मंसूर खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप कभी कानून की रक्षा करते थे, अब उसी पर हमला करने वाले की तारीफ कर रहे हैं। एक पूर्व आईपीएस अफसर से ऐसी सोच शर्मनाक है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि अब तो साफ हो गया कि इसके पीछे कौन है। असम की मशहूर गायक सुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में नया मोड़ आया है। असम पुलिस की एसआईटी टीम ने सुबिन के चचेरे भाई और डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। यह केस में 5वीं गिरफ्तारी है। संदीपन सिंगापुर में उस यॉट पार्टी में मौजूद थे जहां 19 सितंबर को जुबिन की मौत डूबने से हुई थी। पहले की जांच में इसे हादसा बताया गया था, लेकिन परिवार और प्रशंसकों के शक के बाद केस को सीआईडी को सौंपा गया। अब एसआईटी मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और लापरवाही के एंगल से जांच कर रही है। वहीं इससे पहले 4 लोगों, आयोजक श्याम कानू महंता, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा महंता को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सुबिन के सुरक्षा कर्मियों के खातों में 1 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ। इस केस ने असम में भारी जनाक्रोश पैदा किया और पुलिस ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गुजरात के मोरबी के 22 वर्षीय मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन, जो रूस में डॉक्टरी पढ़ने गए थे, ने यूक्रेन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हुसैन ने बताया कि रूस में उन्हें ड्रग्स मामले में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल से बचने के लिए उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें युद्ध में भेजा गया, जहां 3 दिन बाद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। हुसैन ने कहा कि उन्हें पैसे देने का वादा किया गया था, पर कुछ नहीं मिला। यह पहला मामला है जब कोई भारतीय यूक्रेनी सेना की गिरफ्त में आया है। भारत सरकार ने कहा है कि वे इस दावे की जांच कर रही है और सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए रूस से बात कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। यह बैठक आजम खान के घर पर हुई, जिसके लिए उन्होंने खास शर्त रखी थी कि केवल अखिलेश यादव से अकेले ही मिलेंगे, कोई परिवार का सदस्य या अन्य नेता मौजूद नहीं रहेगा। अखिलेश यादव इन शर्तों का पालन करते हुए अकेले ही पहुंचे। आजम खान ने उन्हें जौहर विश्वविद्यालय में रिसीव किया और अपने आवास ले गए। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे चली और इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आजम खान टिकट वितरण और अपने बेटे को टिकट न मिलने के कारण नाराज थे। इस मुलाकात से दोनों नेताओं के बीच मतभेद खत्म होने और पार्टी में एकता बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है।
जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के तहत विकसित किया गया है। यह हवाई अड्डा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर काम करेगा ताकि यातायात का दबाव कम हो और मुंबई को ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम में शामिल किया जा सके। यहाँ से उड़ानें दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और टिकट की बिक्री अक्टूबर के अंत तक संभव है। इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ से सेवाएं शुरू करेंगी। यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा होगा जिसमें ऑनलाइन बैगेज बुकिंग, स्मार्ट पार्किंग और आधुनिक एयर ट्रैफिक सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। बिहार चुनाव को लेकर वोट वाइब ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ भयंकर सत्ता विरोधी लहर है। सर्वे में 48.6% लोग सत्ता के विरोध में थे, एंटी इनकम्बेंसी थी और सरकार के समर्थन में 32% लोग ही दिखे और ना ही विरोध और ना ही पक्ष में रहने वाले 14% लोग थे और जिनको पता ही नहीं था वो 5.3% थे। इससे साफ है कि नीतीश की सरकार को लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें खेल थोड़ा तब सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ एनडीए सरकार के खिलाफ 48.6% लोग हैं, लेकिन जब पूछा गया कि वोट किसको देंगे तो एनडीए को वोट देने वाले 41.3% थे। महागठबंधन को वोट देने का मूड रखने वाले 39.3% और पीके की जन स्वराज को 9% से अधिक लोग वोट देने की बात कर रहे थे। यानी सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी एनडीए महागठबंधन से वोट मामूली ज्यादा ला ही रहा है। सर्वे में बताया गया है कि ये विसंगति इसलिए भी हो सकती है कि सरकार को नापसंद करने के बावजूद भी कुछ वोटर जातीय और स्थानीय मुद्दों को देखते हुए एनडीए को वोट देने की सोच रहे हैं। बिहार में वोट वाइब सर्वे के मुताबिक अभी भी तेजस्वी यादव सीएम की पसंद में नंबर 1 पर बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव 35% के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार 23% से कुछ अधिक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अंतर 14% के आसपास है दोनों के बीच। इसके अलावा प्रशांत किशोर 13.8% के साथ तीसरे स्थान पर हैं और इसके बाद 8.9% के साथ चिराग पासवान और 6.1% के साथ सम्राट चौधरी के नंबर आता है। अब सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव पहली पसंद है तो क्या तेजस्वी का रास्ता साफ है सीएम बनने के लिए? तो जवाब है नहीं। सर्वे में कहा गया है कि केवल 15% वोटर ही सीएम फेस के आधार पर वोट करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को निर्देश दिया कि अगर वे अमेरिका के लॉस एंजल्स या किसी अन्य देश की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले 60 करोड़ जमा करें। अदालत ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से भी इनकार किया और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक टाल दी। यह मामला 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। शिकायत मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच शेट्टी और कुंद्रा ने उनके निवेश का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया। कोठारी ने बेस्ट डील टीवी कंपनी में लगभग 60 करोड़ का निवेश किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच में धन के दुरुपयोग की बात पाई और दोनों पर आपराधिक विश्वासघात व गबन के आरोप लगाए हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.